हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो है आज मैं लेकर आया हूं सभी कंपटीशन के एग्जामों में जनरल मैथ आती है उनके सभी के फॉर्मूले जो जो है आपके सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन दे रखा है और उसमें आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप और आर्मी पुलिस वीडियो और राजस्थान पुलिस के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें जो चैप्टर आते हैं उन सभी चैप्टरों के है मैं फॉर्मूले लेकर आया हूं। आज है लगभग आपको 5-6 चैप्टरों के फॉर्मूले दिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर के तो लगभग 2 या 3 क्लास में आपके क्या है सारे जो जनरल मैथ हैं उनके फॉर्मूले और मेथड उनमें आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखो कि ये चीजें हैं, यदि आपने जो फॉर्मूले वाली और मेथड वाली जो क्लासें हैं आपने कंटेस्ट कर ली, पॉइंट टू पॉइंट कंटेस्ट कर लिया, तो इससे आपके क्या फायदा रहेगा, इससे आपके ये फायदा रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो है आपके आसान हो जाएगा। देखो जो पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं इन फॉर्मूलों की तो आपको पता चल जाएगा क्या याद रखना जरूरी है और क्या याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान करना है। तो देखो आज है हम हैं जो महत्वपूर्ण है फॉर्मूले हैं, सूत्र है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, वो है देखने जा रहे हैं। तो पहले आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। पहले है कौन से चैप्टर की आपको है फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको है पहले है सबसे पहले परसेंटेज जो चैप्टर है, जो प्रतिशत चैप्टर है उसके है फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं और इसमें है आपको है क्या क्या याद रखना है और क्या क्या है आपको है कंटेस्ट करना है वो देखो। सबसे पहले आपको ये बोला गया है कि जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, वो होता है क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या प्रति सैकड़ा क्या होता है, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा आप याद रखोगे। तो उसके बाद में है आपके यानी पर हंड्रेड की बात कर रहा है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सभी के लिए है ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि भाई आप केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले देखो, इंग्लिश मीडियम में जो भी है वो भी है, इनको है तैयार करेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं साथ में दे रखी है। यहां पर है अतः जो प्रतिशत है वे भिन्न है, क्या है, भिन्न है, जिसका हर 100 है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। प्रति सैकड़ा, प्रतिशत यानी प्रति सैकड़ा, और इसमें जो अंश की संख्या है वो कोई भी संख्या है और इसका हर क्या है 100 है, 100 है। तो आप देखो इसमें आगे क्या दे रखा है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए यदि हम प्रतिशत की संख्या है और प्रतिशत की संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 100 का है 100 का क्या करते हैं भाग देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ये ध्यान करना आपको, छोटी से छोटी चीज ये है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्लासें तो सभी को देखनी है जिनके हैं मैथ पढ़नी है। बाद में है आपको कैसे दे रखी है, इसके लिए एग्जाम्पल भी आप लिखो। यदि आपको 30% दे रखा है, 30% को आप हटाओगे तो 100 का भाग लगाओगे और 100 का भाग लगाओ 30/100, 0 से 0 कट कर रहे हो तो 0.3। इस प्रकार कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 50% की बात करूं, 50% हटाओगे तो 50/100 लिखोगे और इसको कट करोगे तो 1/2 यानी 0.5 लिख सकता हूं क्या, तो 0.5 आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके संख्या। तो प्रतिशत को है आपको क्या किसमें बदलना आना चाहिए, संख्या में। बाद में दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने। यदि कोई है भिन्न दे रखी है, भिन्न को प्रतिशत में काम उल्टा करना है, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे, 100 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। बाद में यहां पर कोई एग्जांपल ले सकते हो, 2/5 दे रखा है, 2/5 को है 2/5 भिन्न दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है, उसको 100 से गुणा करोगे तो कितना प्रतिशत आ रहा है, 40% आ रहा है। ध्यान से देखो आपके जो है परसेंटेज की जो है टेबल है, परसेंटेज की जो वैल्यू है प्रत्येक जो याद रखनी है उसका चार्ट जो है आपको सामने दिख रहा है। उसमें किस किस का है, जो संख्या है, जो भी संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी संख्या, 1 दे रखी है, 1 को है आप है डिवाइड करोगे 1 से तो 1 ही रहना। यहां पर है डिवाइड किया गया है, जो संख्या है उनका डिवाइड यहां पर किया गया, यहां पर आपके क्या लिखा हुआ, परसेंटेज जितना भी प्रतिशत है वो दे रखा है, यहां पर डिवाइड किया हुआ। तो इनको है याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें संख्याएं याद रहेगी तो एग्जाम में आप सेकंडों में काम करोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इनको।
संख्या एक है, इसको एक से डिवाइड करोगे तो एक ही आ रहा है, एक आ रहा है। तो एक जब है तो परसेंटेज किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। बाद में संख्या 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.50। एक में 2 का भाग दे रहे हो, 0.50 आएगा, और 0.50 का परसेंटेज निकालोगे, यानी इन सभी संख्याओं को किसे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे तो सीधा आ जाएगा आपके परसेंटेज। अभी बताया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं भिन्न का, और जब परसेंटेज दे रखा है तो भिन्न कैसे निकाल सकते हैं, तो सभी में है ये प्रयोग करना है। उसी के अनुसार 1/3, 1/3 को है 100 से गुणा करोगे, भाग दोगे, डिवाइड कितना आएगा? 0.33। आगे कंटिन्यू संख्या चलती जाएगी, आवर्ती संख्या है। और परसेंटेज की बात करो तो 33 से ही 1/3% हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 को लेना, 1/5, 1/5 का दे रखा है। आगे है जैसे 1/6 की संख्या दे रखी है, 6 कैसे लिख सकते हो? 1/7 लिख सकते हो, 1/8, 1/9 है। इनमें है 1/9 का, जो एक में 9 का भाग देते हो 0.11 आ रहा है, और इसका जो है परसेंटेज में मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 11.11%। ये मिसर बिन में दे रखा है 11 से ही 1/9। इस प्रकार है आपको 1/10 का करना है, बाद में 1/11 का, 1/12 का। जब आपको ये कंडीशन निकालनी है तो डिवाइड करना है, 1 को 10 से डिवाइड करोगे 0.1 आ रहा है, और बाद में 10 परसेंटेज निकाल रहे हो तो जो भी भिन्न दे रखी है उसको किससे गुणा करोगे? 100 से। तो 0 से 0 कट कर रहा हूं तो परसेंटेज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 10%। 10 आ रहा है तो ये 10 हो जाएगा। प्रत्येक में काम यही करना है, और इनको क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करके कंठस्थ ही करना है। ये मान लो भले संख्या 1/12 का लिख दिया, 0.083 होता है, और परसेंटेज क्या हो गया? 8 से 1/3 परसेंटेज, या पॉइंटों में लिखो तो 8.33%। 1/14 का हो जाएगा, वैसे ही 1/15, 1/15 की कंडीशन है वैसे ही हो जाएगी, 1/16 की हो जाएगी, बाद में 1/17 की हो जाएगी, 1/18, 1/19 और 1/20। 20 की कंडीशन है, कर सकते हो, सभी है, परसेंटेज निकाल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ज्यादा है, टाइम नहीं लेना है भाई, सीधा है, जितना शॉर्टकट काम हुए उतना है समझना है। 1/21 दे रखा है, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25 तक आपको है कंठस्थ करना है। क्या करना है? याद करना है। बार बार आपको है मिलाकर, बार बार इनका है सॉल्यूशन करके ये कंठस्थ ही करना। आपके दिमाग में छपना ही चाहिए कि ये चीजें जो है 1 से लेकर 25 तक की जो अनुपात की संख्याएं दे रखी है, 1 से लेकर 1/1 से लेकर 1/25 तक की संख्याएं आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर 1/11, 1/12, 1/14, 19 दे रखा है, 20 दे रखा है। आगे देखो जो क्रमागत है परसेंटेज है, क्रमागत परसेंटेज का क्वेश्चन आए, इनमें सीधा आएगा तो आपको याद रहेगा, वो बता दोगे। और यदि संख्या बाहर आ रही है तो आप है परसेंटेज निकालना आपको आ रहा है, और परसेंटेज दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो? भिन्न निकाल सकते हो। अब है आगे क्या करना है आपको? क्रमागत प्रतिशत दे रखा है, क्या दे रखा है? यदि संख्या में पहले x% की वृद्धि हो, पहले क्या हो? x% की वृद्धि हो या कमी हो, या तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, क्रमागत हो रही है, ये ध्यान करना आप। तथा फिर y% की वृद्धि या कमी हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस लगा रहे हो, और वृद्धि हो रही है तो क्या लगाना है? प्लस लगाना है, ये याद रखना है। और यदि ये कंडीशन हो, पहले वृद्धि हो रही है बाद में कमी हो रही है, पहले कमी हो रही है बाद में वृद्धि हो रही है, या दोनों में वृद्धि हो रही है या दोनों में कमी हो रही है, तो उसके अनुसार चिन्ह लेना है आपको। तो इसके लिए आपका सूत्र क्या है? जब परिवर्तन करोगे इसके परिवर्तन का सूत्र क्या है वो ध्यान से देखो। यहां पर है दे रखा है प्रभावी प्रतिशत परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है वो देखो। जब है आपके ये कंडीशन दी जाए तो प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस, यदि वृद्धि है तो प्लस लगाओगे, कमी है तो माइनस लगाओगे, प्लस माइनस वाई, प्लस क्या हो रहा है? इनको दोनों को जोड़ोगे, प्लस क्या हो रहा है? प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई बटा 100 याद रखना है, बटा में 100 लगाना है आपको। अब इसमें है कमी जो हो रही है, यहां पर है वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दिया, और कमी हो रही है तो क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया, ये याद रखना है। नेक्स्ट में देखो, देखें आपके है क्या दे रखा है? दूसरा जो टॉपिक है, पहले टॉपिक में आपने क्या किसकी बात की? परसेंटेज की। और दूसरे टॉपिक में किसकी बात की थी आपने? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। इसमें क्या क्या याद रखना है? इस साइड हिंदी वाले के दे रखे, इस साइड इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश मीडियम है उनको है इस साइड से पूरा पढ़ना है कंटिन्यू।
तो इसमें क्या दे रखा है, पहले है लाभ दे रखा है। लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बाद में हानि, लॉस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर है लाभ दे रखा है, आपको कोई संख्या दे रखी है, मान लो कोई संख्या है, कोई वस्तु है, आप 800 रुपए में खरीद रहे हो, ये क्रय मूल्य हो गया। और यदि आप विक्रय कर रहे हो किसमें, 1000 रुपए में कर रहे हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, लाभ विक्रय मूल्य जो संख्या है 1000 में से क्या घटा रहे हो, 800 घटा रहे हो, तो लाभ कितना हो जाएगा, 200 रुपए का लाभ हो जाएगा। और यही सूत्र है, जो विक्रय मूल्य जितने में बेचा है उसमें से है जितने में खरीदा है उसको घटा लो, तो आपके प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 200 रुपए। लाभ प्रतिशत, जब आपको लाभ पता है, आपने लाभ ज्ञात किया या आपने हानि ज्ञात की है, तो प्रतिशत में बदलोगे, लाभ प्रतिशत निकालोगे, तो लाभ में किसका भाग दोगे, क्रय मूल्य का, और गुणा किसे करोगे, 100 से। तो लाभ प्रतिशत का हो गया बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत का क्या हो जाएगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। ये बात केवल किसकी आई है, जब लाभ हो, जब क्या हो, लाभ हो। लाभ के लिए यहां पर प्लस लग रहा है। विक्रय मूल्य का सूत्र जब आपके यहां पर क्या हो, हानि हो, हानि दे रखा है, उसके अनुसार ये सूत्र लगाना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। यहां पर हानि प्रतिशत है, यहां पर लाभ प्रतिशत है तो प्लस, हानि प्रतिशत है तो माइनस। क्रय मूल्य का सूत्र क्या लिखना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यहां पर क्या है, लाभ है, प्लस का किया हुआ है। क्रय मूल्य का सूत्र जब है क्या, हानि, हानि है तो माइनस है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा। जब आगे की कंडीशन देखो क्या दे रखा है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या दे रखा है, समान हो, तथा लाभ व हानि प्रतिशत समान हो, तो न लाभ होता है और ना हानि होती है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य समान दे रखा है, और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों में से कोई, लाभ और हानि, ये नहीं है कि केवल एक है, दोनों लाभ व हानि, लाभ और हानि दोनों बराबर हो रही है, तब क्या करना है, इसमें प्रश्न में पूछा जाए, ऑप्शन में सीधा क्वेश्चन आता है कि यदि दो वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य समान है और 20% वृद्धि हो रही है और 20% कमी हो रही है, तो उसमें टोटल परिवर्तन कितना होगा। तो आपको बिना सोचे समझे ही कौन सा लगाना है कि उसमें ना तो वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है, आपको सीधा ऑप्शन में है टिक करना है। और यह क्वेश्चन है ज्यादातर एग्जामों में आया हुआ है। जब क्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि क्या हो, असमान हो, यहां पर ध्यान करना, असमान हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा वो ध्यान से देखना। जब इसमें क्या आ जाएगा आपके x माइनस वाई बटा 2, यानी x क्या है, जब आपके लाभ हो रहा है और y क्या है, हानि हो रही है, तो x माइनस वाई बटा 2%। जब विक्रय मूल्य समान हो, ध्यान से देखना, यहां पर क्रय मूल्य की बात हो रही है, यहां पर विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि प्रतिशत भी क्या हो, समान दे रखा है, लाभ और हानि प्रतिशत समान दे रखा है, विक्रय मूल्य समान हो, तो क्या करना होता है, तब आपको सूत्र लगाना है सीधा एक्स स्क्वायर बटा क्या 100 गुणा प्रतिशत। एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, जितनी वृद्धि हो रही है, जितनी कमी हो रही है उसको लेना है। 50 है तो 50 से 50 का लेना है आपको, और यदि 100 है तो 100 लेना है। यहां पर बोला है कि समान, जो एक्स का मान किसको बोला हुआ है, एक्स बोला हुआ है। जब हानि या लाभ प्रतिशत 20 दे रखी है तो आपको यहां पर 20 का स्क्वायर लिखोगे। यदि आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य समान दे रखा है, ध्यान से देख लो, दोनों के एग्जाम्पल देख लो आप। यदि इसके है दोनों समान दे रखे हैं तब तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लाभ हानि और क्रय मूल्य समान है तो कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो लाभ है ना हानि है। और इसमें क्या दे दिया जाए, दोनों अलग अलग है, तो यदि आपके है 30% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है, तो बटा में क्या लिखूंगा, तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 10% के आपके कंडीशन आ जाएगी, लाभ है हानि है, प्लस का आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, माइनस का आ रहा है तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इस प्रकार हो गया। यदि विक्रय मूल्य समान है और लाभ, आपके लाभ और हानि भी समान है, तो आपको यदि एक्स का मान, लाभ भी 20% है और हानि भी क्या है 20% है, दोनों समान है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो आपको यह सूत्र लगाना है, यानी x की जगह आप क्या लिखोगे, 20 का होल स्क्वायर बटा क्या 100। 20 का क्या होता है 400 और बटा में 100 है, तो ये हो जाएगा 4%।
4% प्लस का हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपके लाभ हो जाएगा। और यदि माइनस का हो रहा है, यहां पर देखो क्या बोला है, हो तो हानि प्रतिशत होगा, सीधी केवल और केवल क्या होगी, हानि होगी। 4% परसेंटेज है, प्लस का है तो हानि है, प्लस का है तो लाभ है, और जब माइनस का है तो हानि है। ये ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आगे क्या दे रखा है इसमें, इधर देख लो, प्रॉफिट दे रखा है, लॉस दे रखा है, इंग्लिश वाले जो भी है जितने भी हैं उनके इस साइड फॉर्मूले दे रखे। आगे है तीसरा जो टॉपिक दिख रहा है आपको, छूट डिस्काउंट। और इसमें है पहले छूट का सूत्र क्या होता है, डिस्काउंट का सूत्र देख लो आप। छूट बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जितना वस्तु पर अंकित किया हुआ मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटाओगे तो आपके छूट का सूत्र हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य माइनस छूट, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस छूट, यानी अंकित मूल्य निकालना है तो दोनों का योग हो जाएगा। आपको सीधा याद रखना है, इनका प्रतिशत निकाल रहे हो तो वही बात, जैसे आप लाभ प्रतिशत निकाल रहे तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 लिख रहे। और यदि आपको क्या निकालना है, छूट का प्रतिशत निकालना है तो छूट बटा अंकित मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। तो आपको क्या करना है, छूट के बटा में क्या लिखना है, अंकित मूल्य, और गुणा में परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से गुणा करना है। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यदि आपको निकालना है तो अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट बटा, छूट की बात कर रहा है तो माइनस लगेगा, ये सीधी सी बात है, प्लस मत लगा देना, माइनस छूट बटा 100 आ रहा है। और अंकित मूल्य का सूत्र निकाल रहे हो, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस छूट प्रतिशत, उल्टा हो जाएगा इसका, अंकित मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की जगह अंकित मूल्य, ये दोनों क्या हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। तो ये ध्यान करना। लाभ और हानि का पढ़ लिया हमने, 3 टॉपिक पढ़ लिए, परसेंटेज, लाभ हानि और छूट, 3 टॉपिकों के हैं सूत्र पढ़े हैं और इनको कंठस्थ करना है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हर जो चैप्टर आएंगे, जैसे हमने एवरेज पढ़ लिया, एवरेज में ज्यादा सूत्र भी काम नहीं आते, सीधा एक फॉर्मूला काम आता है, वो आपने लिख लिया। ये है सभी चैप्टर में लेकर आऊंगा, तब है आपके कंठस्थ होने चाहिए, ये कंठस्थ हो जाएंगे। ये क्लास से पहले इसलिए डाली है ताकि आप इन 2 क्लासों या 3 क्लासों में जिनमें फॉर्मूले आ रहे हैं उनको कंठस्थ कर लो और हर चैप्टर में आपके हैं वहां काम आ जाए, कहीं पर समस्या नहीं आए। नेक्स्ट देखो, देखें आगे क्या दे रखा है। आगे है जो क्रय मूल्य की बात कर रहा है और उसमें छूट और लाभ दोनों दे रखे हैं, लाभ भी दे रखा है और छूट भी दे रखी है। यहां पर क्या है, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट परसेंट बटा 100 प्लस लाभ। जब लाभ दे रखा है, छूट दे रखी है और अंकित मूल्य दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो, क्रय मूल्य निकाल सकते हो। और क्रय मूल्य है आप वापस है कब, यहां पर है प्लस हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा रहे हो, और छूट का बोला है तब माइनस का चिन्ह लगाओगे, और हानि और छूट दोनों की बात की है तब आप किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। यह ध्यान रखना है आपको। यदि अंकित मूल्य पर D% छूट देने के बाद लाभ या हानि का प्रतिशत होता है तो क्या बोला हुआ है आपको, MP बटा CM, यहां पर है MP बटा CM, MP बटा CP दे रखा है, बराबर है यहां पर 100 प्लस P बटा 100 माइनस D। तो यहां पर है प्रॉफिट हो रहा है, P का मतलब हो गया आपके प्रॉफिट और D का मतलब हो गया डिस्काउंट, छूट हो गया। तो अब इसमें है दोनों का अनुपात पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, 100 प्लस माइनस P बटा, यानी अंकित मूल्य और जो क्रय मूल्य है उनका है आप अनुपात निकाल रहे हो। अनुपात निकालोगे तो किस प्रकार निकालोगे वो देखो, MP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस P, प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट में है छूट में माइनस का लगा रहे, लगा दिया। आगे क्या दे रखा है, लाभ के लिए धनात्मक चिन्ह होगा, सीधी सी बात बोली है इसमें, और हानि के लिए क्या, ऋणात्मक चिन्ह होगा। और दूसरी बात और भी बोल देता हूं, छूट के लिए भी क्या होगा, ऋणात्मक। अब है नेक्स्ट जो है टॉपिक है, 3 टॉपिक हमने पढ़े, 3 टॉपिक के देखे। टॉपिक नंबर 4 साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कौन कौन से सूत्र काम आते हैं, ध्यान से देखो। साधारण ब्याज का सूत्र होता है समुद्र बटा 100, यानी समय, मूलधन और दर, आप ऐसे भी लिख सकते हो समुद्र बटा 100, समुद्र का यानी से का समय हो गया, मुंह का मूलधन हो गया, और दर का क्या हो गया, दर बटा 100। ये हो गया आपके किसका, साधारण ब्याज का सूत्र।
और इसी सूत्र से केवल मूलधन निकालना है, तो मूलधन को इधर रखने दो, रख दो, और इनको सभी को है इस साइड लेके आ जाओ। 100 को लिखूंगा तो भाग में आ जाएगा, और समय और दर 100 को है गुणा में आ जाएगा, और समय और दर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसी सूत्र से मूलधन का सूत्र निकाल सकते हो, समय का निकाल सकते हो, और दर का सूत्र निकाल सकते हो। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति को राशि देते हैं, 10,000 राशि दे दी, और 1 साल बाद में मान लो 2,000 का ब्याज हुआ है, तो जो राशि है, राशि मूलधन है, उसका और ब्याज का जो योग होता है, जब आपको 1 साल बाद में व्यक्ति ब्याज सहित राशि देगा तो 12,000 रुपए देगा, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो मिश्रधन है। ब्याज और जो मूलधन है उनका योग है, वो किसके बराबर होता है? मिश्रधन के बराबर होता है। मूलधन आगे है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो गया। केवल यदि आपको मिश्रधन और ब्याज दे रखा है तो आप मूलधन निकाल सकते हो, यदि आपको मिश्रधन और मूलधन दे रखा है तब आप ब्याज ज्ञात कर सकते हो। आगे है, किस प्रकार की कंडीशन आगे भी दे रखी है, इनको भी है ध्यान करना, याद रखना, कंठस्थ होना ही चाहिए सभी चीज। महीनों को वर्षों में किस प्रकार बदला जाता है? जो भी है महीने, जितने महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, उनको वर्षों में कैसे बदला जाता है वो ध्यान से देखो। 1 महीना है और 1 महीने को आप है ईयर में बदलोगे। आपको पता है 1 वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आपको 1 महीने में कितने वर्ष है, वर्ष में बदलना है, वो ध्यान रखना है। किस प्रकार करोगे ध्यान से देखो। 1 मंथ निकालोगे, इसको ईयर में बदलोगे तो 1/12, क्योंकि टोटल कितने महीने होते हैं उनका ही भाग देंगे जितने टोटल होते हैं। तो 1 महीने का निकालना तो 1 में किसका भाग दोगे? 12 का। 3 महीने का निकालो तो 3 में किसका भाग दोगे? 12 का। ईयर आ रहा है, 3/12 क्या है? ईयर है, यानी 1/4 ईयर है। और बाद में 8 मंथ है, 8 मंथ को आप ईयर में बदल रहे हो तो 8 में किसका भाग दे रहे हो? तो देखो आप है मंथ को ईयर में बदल रहे हो तो टोटल कितने मंथ है? 12 है, तो 12 का भाग दे रहे हो प्रत्येक में। तो आपको 5 का बोले, 7 का बोले तो 5 ईयर का बोल दिया तो 5/12, 7 का बोल दिया 7/12, ये आगे ईयर हो गए। साल में बदल रहा है 3/12 लिख दो, 2/12 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनमें। आगे देखो किसका फॉर्मूला दे रखा है, आगे दे रखा है आपको, इसमें है जो प्रारंभिक राशि है और अंतिम राशि है उनके बारे में जो सूत्र निकालना है। जब आपके हैं यहां पर आपके किसका हो गया? ईयर का हो गया। जो महीनों में है बदलना है, महीनों को है ईयर में बदलना है। साधारण ब्याज के सूत्र हो गए सारे। अब आपको किसके देखने हैं? चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट जो 5वां टॉपिक है वो कौन सा है? चक्रवर्ती ब्याज का है। और इसमें कौन कौन से सूत्र काम आ रहे हैं ध्यान से देख लो। इसमें ये है आपको ब्याज निकालना है। पहले है टोटल है, ब्याज निकाल रहे हो। कौन सा ब्याज? चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हो। और चक्रवर्ती ब्याज को किससे प्रदर्शित करते हैं? सीआई से प्रदर्शित करते हैं। उसमें ए माइनस क्या? पी। जितना मूलधन है उसमें से क्या निकाल रहे हो आप? है ये है ब्याज निकाल रहे हो। तो आपके हैं चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या हो गया? सीआई बराबर पी गुणा, यानी मूलधन गुणा 1 + r/r का मतलब दर, दर बटा 100 की घात समय। ये क्या है? समय है। ये टोटल ए आ रहा है, ये मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। ये है मिश्रधन। ए को मिश्रधन से प्रदर्शित किया है, बराबर पी गुणा 1 + r/100 की घात समय। ये तो हो गया मिश्रधन का। और यहां पर आपके चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ये हो गया। और चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या लिखूंगा मैं? ये है आपके मिश्रधन, और मिश्रधन में से क्या घटा रहे हो? पी घटा रहे हो, तो आपके चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है पी गुणा 1 + r/, यानी दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। ये हो गया आपके इसका सूत्र। आगे इस साइड क्या दे रखा है? जब ब्याज की दर, जो ब्याज की रेट दे रखी है, किस प्रकार दे रखी है, किस क्रम में दे रखी है, उनको बदलना है। जब आपको है जो रेट दे रखी है, जब ब्याज की जो रेट है, दर है, अर्धवार्षिक हो तो क्या होता है? दर आधी होती है। ध्यान से देखो, जब आपको है ब्याज की जो दर दे रखी है वो अर्धवार्षिक दे रखी है, रेट दे रखी है, अर्धवार्षिक का नाम बोला है, तो आप क्या करोगे? दर को तो क्या करोगे? आधा। यहां पर लिखा हुआ है दर को आधा, तथा समय को क्या करेंगे? 2 गुणा। समय को क्या करेंगे? 2 गुणा। 2 से जब आपको है
कोई राशि दे रखी है, मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, तो आपको है अर्धवार्षिक की कंडीशन दे रखी है, तो आप जो दर दी हुई है उसको तो है 2 का भाग देकर आधा करोगे, और जो समय है उसको 2 से गुणा करके उसको 2 गुणा कर दोगे। ये ध्यान रखना। जब ब्याज की जो दर है, रेट है, वो क्या है, त्रिमाही, यानी 3 माही से दे रखी है, तब आपको क्या करना है, दर को तो करना है 1/4, यानी 1/4, दर को चौथाई करना है 1/4, दर जो दे रखी है उसको तो है 4 से, उसमें तो है 4 का भाग देना है, और जो आपको समय दे रखा है उसको क्या करोगे, आप चौगुना करोगे, यानी 4 से गुणा करोगे। ये ध्यान करना है। क्यों त्रिमाही, ध्यान से देखो, आपको अर्धवार्षिक दे रखा है, अर्धवार्षिक दे रखा है, यानी 6 महीने किस प्रकार बदलते हैं वो देखो। 6 महीने हैं, 6 महीने को मैं 12 महीनों से भाग दूंगा। अर्धवार्षिक का बोला है, आधे वर्ष का बोला है, तो 6 महीने, और 6 में 12 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है, 1/2। इसका मतलब है 1/2, दर को तो 1/2 से गुणा करना है, और जो 2 है इसको किससे गुणा करना है, समय से गुणा करना है। उसी प्रकार जब है बात की है त्रिमाही की, यानी 3 महीनों के अनुसार ब्याज देना, तो 3/3 दे रखा, 3/12, 3/12 तो 1/4, यानी इसको तो है दर से गुणा करना है, 1/4 को तो है दर से गुणा करना है, और जो हर 4 है, इस 4 को किसे गुणा करना है, समय से गुणा करना है। ये काम करना है कि किसी प्रकार से पूछा जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट दे रखा है, जब ब्याज की राशि जो है त्रैमासिक हो तो दर को क्या कर दिया जाता है, त्रैमासिक हो तो दर को आधा तथा समय को 2 गुणा करते हैं। यहां पर ये चीज सही नहीं लिखी है ना, ये ध्यान से देखो, त्रैमासिक बोला है, इसके बाद हमने पढ़ लिया पहले ही। किसी भी राशि पर 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, इसका है हमने पहले पढ़ लिया भाई। क्या क्या पढ़ा है हमने, यहां पर देखो, जब है अर्धवार्षिक हो और जब त्रिमाही दे रखा है तब हमने पढ़ लिया। त्रैमासिक उसकी कंडीशन नहीं दे रखी है। अभी यदि हमें है 5 माही का दे तो 5/12, 7 माही का दे तो 7/12, तो 7/12 के अनुसार ही गुणा करेंगे और उसका ही भाग देंगे, वही काम करना है। इसमें आगे क्या दे रखा, इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, किसी भी राशि पर 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1 वर्ष का बोला जाए और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का दोनों का अंतर पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। संख्या दे दी जाए बड़ी बड़ी, आप निकालने लग जाओ, नहीं, सीधा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में सीधा काम करना होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन देते हैं बड़े बड़े और ज्यादा टाइम वाले। जब 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर डी दिया हो तो आपको क्या करना है, डी अंतर बराबर पी गुणा, यानी ये सीधा सूत्र आपको लगाना है। क्या, डी का मतलब इनमें जो डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस कितना है वो निकालना है, तो आपको मूलधन गुणा दर बटा 100 की घात समय, सीधा सूत्र लगाओगे। जब किसकी बात की है, 2 वर्ष की, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखना है। जब 3 वर्ष का बोला है, ये भी ध्यान रखना, याद रखना। जब 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच में डिफरेंट दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है वो निकालना है, या आपको या तो दे रखा है या निकालना है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, डी बराबर, यानी डिफरेंट जो अंतर है वो किसके बराबर लिखोगे, मूलधन गुणा दर बटा 100 की घात समय। ये तो सेम लिख रहे हो, और आगे ये चीज गुणा करनी है। 3 वर्ष का है तो 300 लिख दो यहां पर, आर प्लस 300/100, तो ये सूत्र लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। आगे देखो, आगे की कंडीशन में क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज की गणना के 4 आधार है। कौन कौन से आधार है वो देखो, देखे आपको जो है गणना है उनके हैं जो आधार दे रखे हैं वो क्या क्या है वो ध्यान से देखो। यहां पर है आपको पहली कंडीशन दे रखी है, पहला जो बेस दे रखा है, आधार दे रखा है वो क्या है, वार्षिक, यानी टोटल वर्ष का जो एनुअल है उसका लिखना है, और दूसरा है जो हाफ ईयरली है उसका यह देखना है, अर्धवार्षिक। तीसरा है त्रैमासिक, और बाद में चौथा कौन सा है, मासिक, यानी 1 महीने का, 1 महीने का बोला है। जब आपको है इस कंडीशन में दिया जाए, वार्षिक दिया जाए तो दर कितनी है, 8% है, जो दे रखी है वही है।
यर वही है, 1 वर्ष है तो 1 वर्ष की बात की है। और जब आपके हैं अर्धवार्षिक दिया जाए तब दर को क्या करना, आधा। अभी मैंने जो लाइनें बताई है उनका शॉर्टकट सारणी बना के लिखी हुई है। बाद में अर्धवार्षिक है उसको r/2 यानी जो दर है उसको आधा करेंगे और जो समय है उसको 2 गुना करेंगे। जब त्रैमासिक, देखो त्रैमासिक का भी दे रखा है सही, यहां पर त्रैमासिक हो तो दर को आधा तथा समय को, दर है आधा नहीं है, ये चीज यहां पर सही नहीं लिखी है, बस ये ध्यान करना है। दर को है 1/12 से गुणा करेंगे, ये ध्यान करना है। त्रैमासिक, जब ब्याज की राशि त्रैमासिक हो तो ये काम करना है। यहां पर क्या करना है, r/4%, 4 गुणा समय, ये लिखना है। ध्यान से देख लेना वापस। त्रैमासिक दे रखा है तो r/ जो त्रिज्या दे रखी है उसको 4 से भाग देना है और जो समय दे रखा है उसको 4 से गुणा करना है। जब मासिक दे रखा है, 1 महीने की बात कर रहा है, 1 महीने का ब्याज निकालना है तो दर को तो है किससे भाग देना है, 12 से, और समय को किससे गुणा करना है, 12 से। ये काम करना है। जो भाग में इसमें होगा तो वो उससे समय में गुणा में हो जाएगा। अब देखो, देखें इसमें है सारणी भी देख लो। पास्कल जो अनुपात है, अनुपात का चैप्टर आगे है भाई, ये है सारणी, इस अनुपात वाले में काम आएगी। और इसमें जो है ब्याज है वो भी दे रखा है ना, हाँ सीधा ही देख लो, इसे ही देख लो, ये सारणी और ये सारणी समझ लो दोनों पहले। यहां पर जो पास्कल जो नियम है, जो पास्कल रूल है, उसका अनुपात का जो सूत्र क्या होता है वो देख लो। इसमें किस प्रकार है, जब समय दे रखा है और अनुपात आपको पूछा है तो किस प्रकार आप निकालोगे। 2 साल के लिए आपको पूछा है, 2 साल के ब्याज की बात कर रहा है, तब आप क्या लिखोगे, 2:1 लिखोगे। और 3 साल के लिए बोला है तो 3:3:1 लिखोगे। 4 साल के लिए बोला है, 4 ईयर के लिए बोला है तो 4:6:4:1 लिखोगे। 5 साल के लिए बोला गया है तब 5:10:5:1। बस ये सीधे पास्कल अनुपात आपको याद रखने, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब बात आ रही है आपके साधारण ब्याज की, जो सिंपल इंटरेस्ट है और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, उनकी जो टेबल है वो किस प्रकार है वो देखो। देखें, जब आपके हैं ये कंडीशन दे रखी है, ये दर दे रखी है, तब एसआई कितना है, सीआई कितना है, एसआई कितना है और कितने साल के लिए है। जब आपको है 2% की दर दे रखी है, रेट दे रखी है, और आपको है एसआई सिंपल ब्याज निकालना है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो किस प्रकार है, ये 4% हो जाएगा। 2 साल के लिए 2 गुणा 2, 4% हो रहा है। और जो सीआई है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो ज्यादा होता है। आपको पता है कि साधारण ब्याज है वो तो एक बार ब्याज होता है, और चक्रवर्ती यानी ब्याज का ब्याज साथ में लेते हैं, तो जो है चक्रवर्ती ब्याज है वो ज्यादा ही होगा, साधारण ब्याज हमेशा कम होता है। और 1 साल के लिए दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर 2 साल, 1 साल के लिए बराबर हो गया, और 2 साल के लिए क्या हो गया, 4% हो गया, और सीआई कितना हो गया, 4.4% हो गया। बाद में 3% यदि दर है, 4% है, 5% है, 6%, 7%, 8, 9, 10, ये दरें दे रखी है। और ये ऐसा ही दे रखी है, यानी आपके साधारण ब्याज की प्रतिशत दर दे रखी है, जो प्रतिशत में दे रखा है, जो साधारण ब्याज है उसका प्रतिशत दे रखा है इस साइड। कब, जब 2 साल की बात की जाए, यहां पर दे रखा है 2 साल के लिए 2:1 ले रहे हैं। 2:1 की कंडीशन के अनुसार देखो 2 है, यहां पर 2 है, 2 साल के लिए 2, 4 हो गया। बाद में 2 साल के लिए 3% है तो 6 हो गया। 2 साल के लिए 5 हो गया 10, 2 साल के लिए 6 12, 2 साल के लिए 7 14 हो रहा है। तो ये तो साधारण ब्याज तो सीधा है, साल को आप दर से गुणा कर रहे हो तो आ रहा है। साधारण ब्याज की जो दर है, प्रतिशत है, वो तो ऐसे आ रही है। लेकिन आपको किसका निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज का। इनका याद रखना है, बस इनको है कंटस्ट करना है। 3 साल की बात करें और दर वही है, 1%, 2%, 3%, 10 तक दे रखा है। 3 को 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है, 30%। और इस साइड में है आपके चक्रवर्ती ब्याज, याद रखना है। ये यदि कंटस्ट कर लोगे, बार बार इनको लिखोगे तो कंटस्ट हो जाएगा। आगे है, आपने पढ़ लिया, कौन सा टॉपिक पढ़ा है अभी, टॉपिक 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 देखो, अनुपात और समानुपात।
क्या दे रखा है इसमें, अनुपात क्या होता है वो देख लो, डेफिनेशन देख लो पहले। दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों या मात्राओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात की परिभाषा याद रखनी है। बाद में है क्या दे रखा है, अनुपात में संख्याओं को समान इकाई में होना चाहिए। जब अनुपात की बात करें तो समान इकाई समान होनी चाहिए। यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, स्पष्ट बोला हुआ है। आगे बोली हुई लाइन क्या बोली हुई है, अनुपात को किसे प्रदर्शित करते हैं, देखो यहां पर ये चिन्ह दे रखा है, अनुपात है। जब बात करें अनुपात की, अनुपात को है ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। और समानुपात है, समानुपात को किसे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। समान को है 4 से और अनुपात को, समानुपात को 4 बिंदु से, और जब अनुपात का बोला जाए तब 2 बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, यह ध्यान रखना है। आगे है यहां पर क्या बोला है, जब 3 संख्याएं दी हो या 4 संख्याएं, 3 संख्या की बात की हुई है, 4 संख्याएं यहां पर दी हुई है। पहले 3 संख्याओं की बात करते हैं। जब 3 संख्याएं दी हो तब क्या करना है, प्रथम समानुपाती, द्वितीय और तृतीय ये निकाल सकते हो। यहां पर है जब आपको है समानुपाती दी जाए, ध्यान से देखो क्या करना है। संख्याएं आपको कितनी दी है, 3 दी गई है, 3 दी है तो चौथी आपको क्या किया गया, पूछा गया है। जब 3 संख्याएं दी है तो आप चौथी राशि बता सकते हो। आपको पता है समान अनुपात में कितनी राशियां होती है, यहां पर 4, क्योंकि 3 राशियां तो सीधे समान अनुपात में होगी नहीं। ये दोनों अनुपात में है, ये दोनों अनुपात में, ये और ये किस में है, समान अनुपात में। यहां पर समान अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है और यहां पर अनुपात का चिन्ह है, और यहां पर किसका है, समान अनुपात का है, ये ध्यान रखना है। अब आपको इनमें से 3 राशियां दी गई है, ये 4 ए बी सी डी अनुपात के अनुसार, समान अनुपात के अनुसार 4 राशियां, इनमें से 3 राशि दी हुई है, आपको चौथी राशि याद करनी है। पहले क्या है, बी सी डी आपको दी गई है, तो पहली राशि, प्रथम राशि आपको याद करनी है। तो प्रथम समानुपाती आपको निकालना है, तो ए बराबर बी गुणा सी बटा डी, ए बराबर बी गुणा सी बटा डी, ये सूत्र लगेगा। द्वितीय राशि निकालना है, द्वितीय समानुपात निकालना है आपको, तो b बराबर a गुणा डी बटा सी। तृतीय समानुपात निकालना है तो c बराबर a गुणा डी बटा बी, ये लिखना है। तो ये हो गए इनके तीनों के सूत्र। आगे है कौन सा दे रखा है, आगे दे रखा है चतुर्थ समानुपाती, यानी 4 जो चौथी राशि है d है। हमने बात की थी 4 राशियों की, a b c और d। जब आपको प्रथम पूछे जाए उनकी बात कर ली, बी पूछा जाए तब बात कर ली, सी पूछा जाए तब बात। ये चतुर्थ अनुपात जो दिख रहा है उसका आपको मान निकालना है, तो आप डी बराबर क्या लिखोगे, बी गुणा सी बटा ए, ये लिखते हैं। बस इनको याद रखना है, सीधा काम करना। आगे क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। जब आपको 2 संख्याएं दी है, 2 संख्याएं कौन सी, एक्स और वाई दी संख्या है, या x और या y, ये दोनों में से 2 संख्याएं दी हुई है, तो आपको है मध्य अनुपात किस प्रकार निकालोगे। जब आपको है 2 संख्याएं x y दी गई है तो आप मध्य अनुपात कैसे निकालोगे, तो आपके सूत्र है मध्यानुपाती का, और तृतीय समानुपाती का सूत्र क्या है, मध्य अनुपाती में क्या करोगे, x और y। जब आपको x y संख्याएं दे रखी है, मध्य अनुपात निकालना है, तो सूत्र क्या लगाना है, रूट एक्स वाई। और जब आपको तृतीय समानुपाती पूछा जाए तब आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर बटा एक्स लिखना है, इस सूत्र से याद करना। आगे है विलोमानुपात निकालना है, तब आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को है क्या करना है, उल्टा करना है। x अनुपात y दे रखा है तो 1 बटा एक्स 1 बटा वाई, विलोम अनुपात में यानी विलोम करना है, प्रतिलोम करना। वर्गानुपात है, जो वर्गानुपात है उसमें क्या लिखोगे, जो भी संख्याएं हैं x और y है उनको क्या करोगे, रूट वर्ग, जो वर्गमूल है वो निकालोगे। और यहां पर है वर्गमूल, वर्गमूल करना यानी रूट निकालना है। और यहां पर है वर्गानुपात है, यानी वर्ग करना है। जो संख्याएं दे रखी है उनका क्या करोगे, वर्ग करोगे। x और y 2 संख्या दे रखी है, दोनों का वर्ग कर दिया। अनुपात है तो अनुपात में रख दिया। यहां पर वर्गमूल है, वर्गमूल कर रहे हैं, तब यह x का रूट y का रूट लगा दिया। और यहां पर प्रतिलोम कर रहे हैं तो 1 बटा x 1 बटा y अनुपात में लिख दिया। घनानुपात है, यानी आपको है क्या करना है,
घात 3 लगानी है, और घन मूलानुपात है यानी घनमूल निकालना है संख्याओं का, तो आपको क्या करना है, ये है घनमूल रूट एक्स और अनुपात घनमूल क्या रूट वाई, ये लिखना है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, समय दूरी वाला। अभी हमने बात की है कौन से की, अनुपात समान 6, जो 6 टॉपिक है उनकी बात कर ली है। 7वां टॉपिक है आपके क्या, समय दूरी और चाल, समय दूरी और चाल, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। इसमें क्या क्या सूत्र है वो ध्यान रखना है भाई। दूरी, चाल और समय के बीच संबंध क्या होता है, पहले तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो ध्यान रखना। दूरी बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बराबर जो समय है, यहां पर है क्या लिखा है, दूरी बराबर गति गुणा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल लिखते हैं। गति को यहां पर है, स्पीड को किससे प्रदर्शित किया गया है, चाल से प्रदर्शित किया गया। तो चाल बराबर क्या लिखते हैं, ध्यान से देख लो, चाल बराबर हम लिखते हैं दूरी बटा समय। जब केवल दूरी पूछा जाए, यहां पर दूरी पूछी गई है तो समय को चाल से गुणा करूंगा, यानी समय गुणा चाल, डी बराबर एस गुणा टी। समय को एस, इसमें स्पीड को है, चाल को एस से प्रदर्शित किया गया है, समय को टी से प्रदर्शित किया गया, डी को डिस्टेंस से प्रदर्शित किया गया। तो ये देखो आपको समय निकालना है, तो समय निकालोगे तो समय को इधर भेज दो, चाल को भाग में भेज दो, दूरी बटा चाल हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। बाद में स्पीड निकालना है, चाल निकालना, तो वही है अभी मैंने लिखा है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा क्या टाइम। आगे क्या दे रखा है, इकाइयों का जो रूपांतरण, जो इकाइयां हैं यूनिट है, उनका रूपांतरण कैसे किया जाता है वो देखो ध्यान से। तो पहले मीटर प्रति सेकेंड दे रखी है, जो सबसे है छोटी राशि तो नहीं है, इसमें है एमएम भी और है, सेंटीमीटर भी है, वेब भी है, छोटी राशि होती है। मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है, इसको परिवर्तन करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब छोटी राशि को बड़ी राशि में प्रदर्शित कर रहे हैं तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, सीधा ध्यान रखना है। आपने क्लासों में है, काफी क्लासों में आपने ये चीजें पढ़ी है, छोटी क्लासों में भी आपने देखा है। किलोमीटर प्रति घंटा को है आपको मीटर प्रति से, यानी जब बड़ी राशि को छोटी राशि में बदलना है तो विपरीत गुणा करना, उल्टा गुणा, 5/18। छोटी राशि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुणा करना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18, उल्टा है दोनों का। किलोमीटर प्रति घंटा को है आप किसमें, मीटर प्रति मिनट। देखो कितनी छोटी राशि में बदल रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदल रहे हो तो 50/3 से गुणा करना है। और जब मीटर प्रति मिनट है, इसको है किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हो तो 3/50 से गुणा, विपरीत से गुणा करना है। जब समान दूरी को अलग अलग चाल से चला जाए और दोनों चालों द्वारा लिए गए समय का अंतर है डेल टी हो, तब क्या करना है वो ध्यान से देखो। देखिए तब है आपको किस प्रकार है बदलना है, किस प्रकार लिखना है वो देखो। औसत चाल क्या होती है, वापस है इसमें इसका आपको दे रखा है इस साइड। जब समान दूरी को अलग अलग चाल से चला जाए और दोनों चालों द्वारा लिए गए समय का अंतर डेल टी हो, तब आप क्या करोगे, यहां पर जो है यदि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को S1, कोई निश्चित दूरी है उसको है S1 स्पीड से है तय कर रहा है और उसी को है S2 चाल से वापस आए, यदि है S1 स्पीड से तो जा रहा है, वही दूरी है, निश्चित दूरी है, और S2 स्पीड से वापस क्या है आ रहा है, तब आपको है इसमें जो समय का अंतर है, दोनों की जो चालें हैं उन्हीं चालों में लगे जो समय है उसका अंतर को किसे प्रदर्शित करते हैं, अंतर को डेल टी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस दूरी। यदि हमें समय निकालना है तो यहां पर डेल टी है, अंतर निकालना है तो डेल टी आ जाएगा। और यदि आपको है डिस्टेंस निकालना है, जो बीच की जो दूरी निकालनी है, तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, डी बराबर है S1 गुणा S2 बटा S1 माइनस S2, यानी स्पीड जो पहले जाने वाली स्पीड गुणा आने वाली स्पीड बटा S1 माइनस S2, जाने की स्पीड और आने की स्पीड, गुणा दोनों में जो लगा समय है उसका अंतर, यानी 10 मिनट जाने में लगा है और 5 मिनट आने में लगा है तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा। तो डेल टी की जगह क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा।
अब देखो देखें आगे क्या बोला है, औसत चाल बोला है। किसका मान बोला है? औसत चाल का। दोनों चालों के लिए जब चाल की बात करें, स्पीड फर्स्ट S1 और S2 की बात करें, तब है एवरेज स्पीड फॉर टू स्पीड्स, यानी दोनों स्पीड के लिए एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो इसमें वापस आप ध्यान से देखो, एवरेज निकालेंगे। क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में, जब कोई वस्तु अलग अलग गति यानी स्पीड S1 और S2 के साथ समान दूरी तय करती है, तो औसत क्या होगा वो ध्यान से देखो आप। तो औसत जो स्पीड है, चाल है, वो क्या हो जाएगी? 2 गुणा S1 गुणा S2 बटा S1 प्लस S2, ये हो जाएगी औसत चाल। और जब अलग अलग गति दे रखी है, जब कोई वस्तु अलग अलग गति S1 और S2 तथा S3 से समान दूरी तय करती, अब की बार स्पीड दे रखी है 3, औसत चाल किसके लिए? एवरेज जो स्पीड है वो किसके लिए? फॉर 3 स्पीड, यानी 3 चालों के लिए। जब 3 चालों की बात की जाए, तब आप क्या करोगे? कैसे इसका है एवरेज निकालोगे? एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड बराबर है औसत चाल बराबर 3 गुणा S1 गुणा S2 गुणा S3, और बट्टा में यहां पर देखो ये जुड़ रहे हैं, 3 गुणा S1 S2 S3 बट्टा S1 गुणा S2 गुणा प्लस, यहां पर ये 2 गुणा हो रहे, पहला S1 S2 गुणा हो गया, प्लस S2 S3 गुणा हो गया, प्लस S3 S1 गुणा हो गया। तो ये याद रखना है। कितना सीधा सादा काम करना आपको, यहां पर है एवरेज याद रखना है। नेक्स्ट आपके हैं टॉपिक कौन सा है? 7वां हो गया। 8वां टॉपिक क्या दे रखा है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन कौन से हैं आपको, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, कौन कौन सी संख्याएं दे रखी है, वो ध्यान करना है। नंबर सिस्टम में देखो देखें जो है कितने हैं प्रकार है। पहले नेचुरल नंबर दे रखा है, प्राकृतिक संख्या जिनको n से प्रदर्शित करते हो। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है वो ध्यान से देखो। हमेशा आप है गिनती स्टार्ट करते हो 0 से, और 0 से लेकर 0 1 2 ऐसे लिखते हो, तो आप 0 काउंट नहीं करना है उसमें। जब बात करें प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की, तब आपको है गिनती के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं कौन कौन सी है वो ध्यान से देखो। एग्जाम्पल के लिए 1 से लेकर 2, 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, धनात्मक होती है, ये ध्यान रखना है। 1 से प्लस पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलती है, 1 से लेकर अनंत तक चलती है। ठीक है, ये याद रखोगे। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होकर प्लस तक की संख्याएं होती है, दशमलव की संख्या नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। इसमें पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण, खुद में बोल रहा है कि पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्याएं। पूरी संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें 0 से स्टार्ट होता है। जो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, वो है वोवल नंबर में क्या हो जाता है? जुड़ जाती है। साथ में क्या है? 0 काउंट होता है। 0 और यहां पर बोला है 0 और 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? आपके वोवल नंबर होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो मैं सीधा बता दूं, यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है आपके इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या दे रखी है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है? पूर्णांक धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, धनात्मक ऋणात्मक से कोई फर्क नहीं पड़ता है पूर्णांक संख्या में, लेकिन खुद में पूरी होनी चाहिए, दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक की बात ये होती है भाई, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य का समूह होता है। धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, उनका समूह होता है, और उनमें दशमलव संख्या शामिल यहां पर लिखा नहीं है, यहां पर आप साथ में लिख लेना, दशमलव संख्या शामिल नहीं होती है। वो कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। जैसे आपको देखो इसमें क्या लिख सकते हो, जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है, इसमें है 0 से लेकर कहां तक चलती है? प्लस अनंत तक चलती है, और 0 से लेकर माइनस अनंत तक। लेकिन क्या शामिल नहीं है? दशमलव संख्या शामिल नहीं है इसमें, यह ध्यान रखना। संख्याएं पूरी है अपने आप में। पूर्णांक हो गई। परिमेय संख्या, आपके परिमेय संख्या कौन कौन सी है? वे संख्याएं जिन्हें, परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखे। p बटा q का मतलब हो गया अंश बटा हर के रूप में लिखे। ठीक है, p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा जो q है नॉट इक्वल 0, ये भी ध्यान रखना है, यहां पर नहीं लिखा। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, और
क्यू नॉट इक्वल जीरो, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हर जीरो हो गया तो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है, आपके एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो परिमेय संख्या है प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2/3 परिमेय संख्या है, -5/7 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, 0.25 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.25 को अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। कब? जब पॉइंट हटाएंगे तो 25/100 यानी 1/4, तो 1/4 अंश और हर के रूप में, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, सीधी सी बात है, उसका विपरीत काम हो रहा है। रूट की जो भी संख्याएं होती है जिनका रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो होती है अपरिमेय संख्या। जो चिन्ह दे रखे होते हैं, ई दे रखा है, ए दे रखा है, या आपके पाई दे रखा है, वो भी है क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं जैसे इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है पाई, √2, √3 और 1.01001 है, यानी अशांत आवर्ती जो संख्याएं होती है जिनका कोई अंत नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है। ये ध्यान करना है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, समुच्चय यानी जो है उनका समूह होता है, उनको ध्यान करना है। यहां पर कौन सी है? परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। जो रियल में देख सकते हैं वो है वास्तविक संख्याएं। जब बात करें आप आयोटा की, आयोटा को प्रदर्शित करते हो, आयोटा बराबर क्या लिखते हो? √-1 लिखते हो, तो ये कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। इसके अनुसार आप बता सकते हो, जैसे √-5 की बात करूं, √18 की बात करूं, तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। और हमें रियल नंबर पूछा है, वास्तविक संख्या बोला है, तो ये 5 हो गया, -2, पाई, ये सारे परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं हैं, वो रियल नंबर होती है, जिनको 8 से प्रदर्शित करते हैं। इवन नंबर यानी सम संख्या। इवन नंबर कौन सी है? सम संख्या है। सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, 2 का भाग जाता है, ठीक है, यानी 2, 4, 6, 8 है जो सम संख्या है, उनमें है भाग जा रहा है 2 का। विषम संख्या, ओड नंबर कौन कौन से है वो ध्यान से देखो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 1, 3, 5, 7, 9 है, 2 से 2 का भाग नहीं जाता है इनमें, तो ये विषम संख्या है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या जिनमें स्वयं जो संख्या है उसके और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो कौन सी है? अभाज्य संख्या। जिनके यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं, यानी केवल और केवल मात्र 2 गुणनखंड, एक तो एक हो और या स्वयं हो, वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या छोटी और सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, और बाकी सारी विषम अभाज्य संख्या है। सारी अभाज्य संख्या विषम है, केवल मात्र एक संख्या है 2 है जो सबसे छोटी है और सबसे अलग सम संख्या है, विषम है, बाकी की विषम संख्या है। बाद में क्या है? यहां पर है भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी है? वे संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनमें है 2 से अधिक गुणनखंड हो, 4 हो, 6 हो, 8 है, 2 का 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 1 का जा रहा है। और सहअभाज्य संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? ये ध्यान कर लेना। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका महत्तम समावर्ती बोले तो एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। बात करूं मैं 3 और 4 की, 3 और 4 की बात करूं तो 3 और 4 है, एक कौन सी अभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। क्यों? 3 और 4 का दोनों का एचसीएफ में निकालूं तो वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनका एचसीएफ होता है वो क्या होता है? 1 होता है। देखो 2 और 3 की बात की है, 2 और 3 का है एचसीएफ 1 होगा, दोनों में है। 5 और 9 में 1 होगा, 16 और 21 में एचसीएफ, यानी दोनों में कॉमन जो संख्याएं हो रही है, सर्वनिष्ठ जो संख्याएं हो रही है वो क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो ये सहअभाज्य संख्या है, ध्यान रखना। अब जो संख्याएं हैं
उनको किस प्रकार बांटा गया है, उनको ध्यान से देखो, किस प्रकार डिवाइड किया गया है संख्या को। मैथ्स यहीं से स्टार्ट होती है भाई। ज्यादा से ज्यादा हार्ड मैथ पढ़ने के लिए आपको छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं उनको तैयार करना होता है। ये भले ही कोई है एनडीए की क्लास, एनडीए वाला बंदा देख रहा है, या एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी की क्लास वाला बंदा देख रहा है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टॉपिक भले ही नहीं दे रखे हैं ये, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं ये सबके आती है, जो है मैथ्स पढ़ता है। अब जो नंबर है, संख्या है, उनको किस प्रकार डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखो। दो प्रकार की संख्याएं होती है, या तो होती है काल्पनिक और या वास्तविक। संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। संख्या है, नंबर को दो भागों में। कौन से? रियल नंबर और क्या? आपके काल्पनिक, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब देखो, काल्पनिक संख्या इस साइड रह गई, जिसको समिश्र संख्या भी आगे है, बांटते हैं समिश्र संख्या में। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? पहले तो दो भाग आए, दो भाग किसके? संख्या के, रियल नंबर और काल्पनिक संख्या। ठीक है, बाद में जो वास्तविक संख्या है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहले संख्या के दो भाग, वास्तविक संख्या को वापस दो भागों में। कौन से? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो भागों में बांटा गया। परिमेय संख्या के वापस प्रकार कौन कौन से? ध्यान से देखो, परिमेय संख्या के दो प्रकार है। यहां पर है भिन्न दशमलव और पूर्णांक। भिन्न में कौन से हैं? वापस अलग अलग बांटा गया। जैसे इनको है बांटा गया है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझोगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सी है। परिमेय संख्या, एक तो भिन्न दशमलव में, एक दे रखी है पूर्णांक, यानी 1/3 या 3.5 इस प्रकार दे रखा है, तो ये प्रकार है। और एक है 3, 4, ये पूर्णांक में। तो ये परिमेय संख्या के दो प्रकार है। अब वापस भिन्न दशमलव है, इनके कितने प्रकार है? ये दो प्रकार कौन से? एक सम्मित दशमलव, यानी एक सम्मित हो रहा है, यानी 0.5 हो रहा है, ये है आपके सम्मित दशमलव। दशमलव को दो भागों में बांटा गया, जो भिन्न दशमलव है। सम्मित दशमलव, एक असम्मित जो आवर्ती है, यानी अशांत आवर्ती है, उस टाइप की दशमलव में। और जो पूर्णांक है वो किस प्रकार होता है? पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। पूर्णांक को तीन भागों में बांटा गया, जो इंटीजर नंबर है उनको तीन भागों में बांटा गया। धनात्मक संख्या को वापस किस प्रकार बांटा गया वो देखो, जो है आपके हैं धनात्मक संख्या को है वोवल नंबर, पूर्ण संख्या। धनात्मक संख्या को है, इसमें है आपके पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को वापस दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो जीरो संख्या, जीरो शामिल हो रही है। पूर्ण में कौन कौन सी शामिल होती है? जीरो। धनात्मक को वोवल नंबर लिखा है, पूर्णांक संख्या है। दो पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है। प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है वो शामिल होती है। इनको इस भागों में बांटा गया। बाद में देखो, बाद में यहां पर है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को किस किस में बांटा गया है? प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, उसमें पहले है यूनिट, इकाई। इकाई ना तो अभाज्य में काम आती है ना भाज्य में काम आती है। अभाज्य स्वयं और एक के अलावा जिन किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। भाज्य संख्या जिनमें किसी भी संख्या का अलग संख्या का भी भाग जा सकता है। बाद में सम, देखो एक तो हो गया इकाई, अभाज्य, भाज्य, सम, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। सम दो का भाग जा रहा है, विषम दो का भाग नहीं जा रहा है। अब देखो, देखें जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको भी प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से में? अभाज्य संख्या को सह अभाज्य संख्या में बांटा गया है, और एक है युग्म अभाज्य संख्या में बांटा गया है। ठीक है, दो जो अभाज्य संख्या है उनको है दो भागों में बांटा गया है, सह अभाज्य संख्या और युग्म अभाज्य संख्या। ये है इनके संख्याओं के प्रकार। आपने पढ़ा है संख्या के ये संख्याएं होती है, तो आपको ये पता नहीं है कि पूर्ण संख्याओं के कितने भाग है, पूर्णांक संख्याओं के कितने भाग है, काल्पनिक संख्याओं के कितने भाग है, वास्तविक संख्या। तो आज मैं पूरी ये सामान्य जानकारी लेकर आया हूं। यहां पर हमने कितने टॉपिक पढ़े हैं, कितने टॉपिकों के सूत्र पढ़े हैं वो ध्यान से देखो। यहां पर 7 का पढ़ लिया, 8 संख्या पद्धति में के अनुसार हमने 8 टॉपिकों के सूत्र देखे हैं। इतनी बड़ी क्लास में हमने केवल और केवल मात्र 8 चैप्टरों के सूत्र देखे हैं, वो भी कंटेस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम
जो भी है इंग्लिश मीडियम से वो भी है इस क्लास को देखेगा तो उसके बेनिफिट रहेगा। तो ध्यान से देखो, कहीं पर भी डाउट रह रहा है तो आप है वापस पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को है सब्सक्राइब करें। ये तो भूलना ही नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, हर चीज जो आपके काम की है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आपके पॉइंट टू पॉइंट है जो मैथ्स है बेसिक लेवल से है तैयार हो जाएगी, वो गारंटी मेरी है। आप बस कंटिन्यू एक एक आधे घंटे की जो क्लासें हैं वो तो देखते जाओ, मैथ्स तैयार नहीं हो जाए तो मेरे को बोल देना। आपने पहले है चैप्टर है एवरेज पढ़ा था, एवरेज में ज्यादा कोई फॉर्मूले भी नहीं थे तो सीधा पढ़ लिया। अब मैं सारे चैप्टरों के फॉर्मूले कंटिन्यू बता रहा हूं, 2-3 क्लास में फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद में हम वापस जो चैप्टर हैं वो हैं, जो जो चैप्टर आपके हैं वो हम कंटेस्ट करेंगे, उनके हैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो इसको है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और जितना हो सके अच्छा कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।